नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे स्टूडियो में अलग अलग विभाग के डॉक्टर को बुलाते हैं और हम आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम डायबिटीज़ को लेकर जो है बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नियोटिया गेटवेल के डॉक्टर शुभदीप प्रमाणिक साहब। और डॉक्टर साहब से जो है हम आज डायबिटीज़ के बारे में जो है बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। डायबिटीज़ इन दिनों जो है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभरी है। अगर हम आंकड़े की बात कर ले तो पूरे विश्व में डॉक्टर साहब इस समय जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 56 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज़ के शिकार हैं और भारत में करीब करीब 8 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज़ के शिकार हैं। और यही वजह है कि भारत को अभी डायबिटीज़ का हब या कैपिटल कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब हम और भी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2045 तक ये आंकड़ा जो है 14 करोड़ जो है क्रॉस कर जाएगा। ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि भारत में लगातार जो है डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि इंडियंस लोग काफ़ी लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं दूसरे कंट्री के कंपेयर पे। राइट। सो अब लोग अभी सुने हैं कि IDF के अनुसार जो परिसंख्यान दिया गया कि डायबिटीज़ इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल हब बन चुका है जी। तो क्या रीज़न है? इंडियंस आर द डिफरेंट, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। तो देखा गया है कि जेनेटिकली इंडियंस जो है ना उनमें विसरल फैट ज़्यादा होता है और हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है, बॉडी फैट परसेंटेज हमारा ज़्यादा होता है। जितना बॉडी फैट बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है एंड दैट्स वाई शुगर बढ़ना शुरू करता है। तो ये मेन कारण है कि इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। दैट्स नॉट से ग्रेजुअली, रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये खाद्याभ्यास की परिवर्तन ज़रूरी है इसके कारण एक। एंड नंबर 2 ऑल्सो आज का नया जनरेशन और उतना लेबोरियस नहीं है। जैसे अर्लियर एज में हम लोग बहुत लेबोरियस थे। स्कूल में आप लोग सोचेंगे कि 20 साल पहले जैसे बच्चे खेलते थे, आज इस मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माना में, इतना कंपटीशन के ज़माना में बच्चे खेलने का टाइम मिलता नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यंग एज में चाइल्डहुड से ओबेसिटी का बहुत प्रीवैलेंस दिखा जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बॉडी फैट ज़्यादा हो रहा है और फैट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिसके कारण डायबिटीज़। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब जो हम भारतीय हैं मेहनत बहुत कम करते हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। मैदान में जाना तो लोग भूल गए हैं, चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में रहते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़ जो है हम पर हावी होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब एक आदमी कैसे समझ पाएगा कि उसे डायबिटीज़ हो गई है? यस, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 70% मरीज जिनको डायबिटीज़ है उनको कुछ पता नहीं होता है। तो 70% आर एसिम्प्टोमेटिक। कैसे पता चलता है उन लोगों को? लेट्स से कोई हेल्थ कैंप हुआ, शुगर चेक किया, या कोई ऑपरेशन है, कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा, डॉक्टर साहब ने बोला शुगर चेक करके आइए, तो फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। बाकी 30% का कुछ सिम्टम्स होता है। इनमें सिम्टम को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है ऑस्मोटिक सिम्टम, जिसमें बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है या वेट लॉस हो रहा है, ये सब ऑस्मोटिक सिम्टम है, हाई शुगर का सिम्टम। और सेकेंड ग्रुप ऑफ सिम्टम है कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का सिम्टम, जैसे डायबिटीज से आँख में कम दिख रहा है, पैर के नीचे झिनझिन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन जो बोलते हैं, या हार्ट के ऊपर या किडनी के ऊपर असर पड़ रहा है, मुंह फूल रहा है, पैर फूल रहा है, सांस फूल रहा है। तो ये सब सिम्टम लेके पेशेंट्स आता है। पर जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन का सिम्टम होता है, यूजुअली डायबिटीज़ उसके एटलीस्ट 5 साल पहले शुरू हो जाता है और उसके बाद पता चलता है एट द टाइम ऑफ जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, और वो स्टेज बहुत लेट है। तो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि सिम्टम आने तक इंतज़ार मत कीजिए। एक उम्र के बाद से सबको डायबिटीज़ का चेकअप करना चाहिए। वो उम्र क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? ये बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया है। मतलब 10 साल पहले भी हमारा अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन बोलते थे कि 45 उम्र के बाद से सबको डायबिटीज़ चेक करना चाहिए, पर ग्रेजुअली वो कट ऑफ कम हो रहा है। पहले 30 था एंड नाउ इट्स 18, अर्थात जब आप एडल्ट हुए 18 साल उम्र से आपको हर साल शुगर का चेक करना चाहिए। स्पेशली इफ़ यू आर ओबीज और आपको फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, या आप प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ का हिस्ट्री था, या आपको हाइपरटेंशन है और स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इसमें तो ज़रूर करना चाहिए। और एक बार शुगर बॉर्डर लाइन में रेंज पे आ जाता है तो हर 6 महीने या 1 साल में एक बार शुगर को चेक करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब शुगर की हम बात करें तो शुगर डायबिटीज़ कितने तरह की होती है? यस, डायबिटीज़ मोस्टली हम लोग क्लासीफाई करते हैं टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 1 जो है बच्चे वाले डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है। 4 साल 6 साल बच्चे को ये होता है, बट इट्स रेयर। मोस्टली जो हम लोग देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एडल्ट डायबिटीज़, एडल्टहुड डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जिसमें दवाइयाँ काम करता है बहुत सालों तक, उसके बाद लेट स्टेज में जाके दवाई काम नहीं करता है तो इंसुलिन देना पड़ता है। तो इनके सिवा भी और भी 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है, टाइप 3 एंड टाइप 4, जिनमें से टाइप 4 इज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। जो महिलाओं गर्भवती हैं उन लोगों का जो डायबिटीज़ उसको टाइप 4 माना जाता है। टाइप 3 इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग डायबिटीज़, इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब क्या है, लेट्स से आज कोविड के ज़माने में बहुत लोगों को स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट हुआ है, बिल्कुल। बहुत बहुत लोगों को उस टाइम में शुगर आया था, फिर ठीक हो गया, शुगर भी चला गया। तो ये तो टाइप 2 नहीं है, टाइप 1 भी नहीं है, तो दे आर कॉल्ड टाइप 3, मतलब कोई और वजह के लिए आपको डायबिटीज़ हो रहा है। तो स्टेरॉइड इज़ वन एग्जाम्पल। बहुत सारे पेशेंट को पैनक्रियास का प्रॉब्लम होता है, पैनक्रियाटाइटिस होने के बाद डायबिटीज़ आ गया। बहुत सारे पेशेंट एंटीसाइकोटिक को साइकेट्री दवाई खाना है, उसके लिए शुगर आ रहा है। तो ये सब डायबिटीज़ को हम लोग टाइप 3 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो आप डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई भी दवा अगर आप खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है बहुत, नहीं तो Yes. डायबिटीज़ के चांसेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो भी कोई ऐसा दवाई देते हैं जिससे डायबिटीज़ हो सकता है, यूजुअली सावधान कर देते हैं पेशेंट को कि ये दवाई से आपको डायबिटीज़ बढ़ सकता है, तो मॉनिटर कीजिए। तो जब भी कोई दवाई आप डॉक्टर से ले रहे हैं, डॉक्टर आई थिंक आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। तो दर्शकों, डॉक्टर शुभोदीप प्रामाणिक जो हैं डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में बता रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जो भी लक्षण बताए हैं, आप में से अगर कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट है तो इस प्रोग्राम को जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आप बहुत डिटेल्स में आज डायबिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ शरीर के लिए कितना खतरनाक है और शरीर के कौन कौन से ऑर्गन इससे अफेक्टेड होते हैं? राइट, सो एक कहावत है कि बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको डायबिटीज अफेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन टू फुट। तो स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, स्ट्रोक वगैरह का चांस बढ़ जाता है, डिमेंशिया का चांस बढ़ जाता है। आँख में तो डायबिटीज़ रिलेटेड बहुत सारी डैमेज होता है, कैटरैक्ट भी अर्ली आ जाता है, रेटिनोपैथी इज़ द मोस्ट रेटेड कॉम्प्लिकेशन। बाकी मुंह के अंदर डेंटल प्रॉब्लम या घाव हो जाना, कार्डियक प्रॉब्लम, बार इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, रेनल फेलियर जिसके वजह से डायलिसिस में चला जाना पड़ सकता है, वो वाला प्रॉब्लम। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकता है। बाकी न्यूरोपैथी, जो पैर का झिंझिना बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, वो सब पैर का नर्व की डैमेज की वजह से होता है। इसके सिवा भी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हम लोग बोलते हैं जो डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड रहता है, जैसे फैटी लिवर डिजीज़, स्लीप एपनिया, मतलब रात को नाक डगरना और डे टाइम में ज़्यादा नींद लगना, ये जो स्लीप एपनिया का बीमारी है, ये भी डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत कॉमन है। तो जब भी डायबिटीज़ पेशेंट हमारे पास आता है, सिर्फ शुगर कंट्रोल से हमारा काम नहीं होता है। शुगर कंट्रोल इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट बट नॉट इनफ। उसके लिए हम लोगों को बाकी ऑल ऑर्गन का एक स्क्रीनिंग करना चाहिए कि क्या क्या ऑर्गन डैमेज होने वाला है। कुछ सिम्टम्स से हम लोगों को पता चलते हैं, कुछ एग्जामिनेशन एंड फ्यू फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन करने से हम लोगों को होल बॉडी चेकअप करने से पता चलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हर साल एक बार हमारा फुल बॉडी चेकअप कराएं, कि जिसमें से देखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है या नहीं। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन एक बार हो जाता है तो वी कैन नॉट रिवर्स, फिर मुश्किल हो जाता है, रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू कि जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है उस टाइम में उसको रोकने का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इलाज है। जैसे किडनी प्रॉब्लम, जिनको क्रिएटिनिन बढ़ गया उसको हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, दे विल लैंड अप टू डायलिसिस समडे। बट जिनको प्रोटीन लीक होना शुरू किया यूरिन से बट क्रिएटिनिन अभी तक बढ़े नहीं, उन लोगों को हम लोग फिर से नॉर्मल रेंज पे लेके आ सकते हैं। देयर आर मेडिसिन फॉर दैट। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशन होने तक इंतज़ार मत कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग कराइए होल बॉडी, देखिए कौन सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। दर्शकों, अगर आप में से कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आप डॉक्टर शुभोदीप प्रामाणिक से जो है न्यूटिया गेटवेल में जाके मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब का अपना खुद का भी चैम्बर है, भुटिया मार्केट के पास में शायद डॉक्टर साहब का चैम्बर है, आप वहाँ भी जाकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि शरीर के ऐसे कोई भी अंग नहीं है जो डायबिटीज़ से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक और अच्छी बात कही है कि साल में जो है एक बार आपको अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक पूरा बॉडी का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साल में एक बार अपनी बॉडी चेकअप करा लेते हैं तो शुगर को जो है कहीं ना कहीं हम नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज़ जेनेटिक रोग है, क्या हम कह सकते हैं क्या? यस, डायबिटीज़ इज़ बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल।
जेनेटिक कंपोनेंट डेफिनेटली है, जैसे फैमिली हिस्ट्री रहने से डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है मतलब मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा। फिर भी आपको हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका खाद्याभ्यास, जीवन शैली, एक्सरसाइज और आपका स्ट्रेस लेवल, इस सब की वजह से भी डायबिटीज़ आ सकता है। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम लोग कर नहीं सकते कि किस कारण से आपको डायबिटीज़ आ रहा है। बिल्कुल, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर इज डेफिनेटली येस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स एज वेल। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों ने 3 सवाल आपसे पूछने को कहा है। एक तो फास्टिंग और पीपी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस बारे में थोड़ा बताइए। राइट, सो कैसे टेस्ट करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल। सो फास्टिंग टेस्ट का रिकमेंडेशन है कि आपको 8 से 10 घंटा का फास्टिंग चाहिए। सो नो मोर 12 आवर फास्टिंग, जो अर्लियर कंसेप्ट था। हम लोग पेशेंट को जो बोलते हैं कि आप आपका यूजुअल रूटीन मत तोड़िए, मतलब रात को जितने बजे आप डिनर करते हैं उस टाइम पे डिनर कीजिए, फिर मॉर्निंग को आप 7 बजे 8 बजे के आसपास ब्लड दे दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू द फास्टिंग। सर, खाली पेट में जब ब्लड देना होता है तो क्या आदमी को कुछ जैसे चाय बिस्कुट है वो खा सकता है, नहीं खा सकता है? नहीं, बिस्किट नहीं चलेगा, नो कैलोरी। पानी पी सकता है? पानी पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं अगर उसमें शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं है, बिना शक्कर का चाय इज अलाउड, बट नो बिस्किट। सो एम्प्टी कैलोरी एंड नो मेडिसिन। आपका मॉर्निंग में अगर सुबह खाली पेट कोई शुगर का मेडिसिन है या इंसुलिन है, वो नहीं लेना चाहिए फास्टिंग शुगर टेस्ट से पहले। अभी सारा कन्फ्यूजन आ जाता है पीपी कंट्रोल, पीपी शुगर टेस्टिंग के टाइम, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम लोग देखते हैं जो लैब कलेक्शन करते हैं वो बोलते हैं सुबह आप अच्छा करके थोड़ा ज़्यादा खा के फिर पीपी कीजिए, तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि लेट से आपने बहुत खाना खा के आज एक पीपी टेस्ट किया जो कि हाई आया और वो आप रिपोर्ट लेके कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सोचेंगे आपका पीपी ज़्यादा है एंड क्या करेंगे, दवाई बढ़ा देंगे। क्या होगा, अगले दिन तो आप उतना नहीं खाएंगे और उतना ज़्यादा पावर दवाई खाएंगे तो शुगर गिर जाएगा। जितनी नॉर्मल डाइट है आपकी उतना ही खाना है। एग्जैक्टली, तो आपका नॉर्मल रूटीन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब आप जिस टाइम में ब्रेकफास्ट करते हैं, जो दवाई या इंसुलिन लेके उस टाइम में ब्रेकफास्ट करके 2 घंटे बाद करा सकते हैं, नहीं तो आप सुबह ब्रेकफास्ट करके टाइम के कर लीजिए, फिर दोपहर को लंच पे टाइम के लंच करके, जो यूजुअली चावल होता है, उसके 2 घंटे बाद आप ब्लड दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, और एक मैं आपसे सवाल कर लूँ, जो पीपी देने के बाद में मान लीजिए मैंने नाश्ता कर लिया, अब मुझे जो फास्टिंग के बाद में मैंने नाश्ता कर लिया, अब मुझे पीपी के लिए ब्लड देना है, राइट? तो नाश्ते के बाद में और ये जो पीपी जो मुझे करना है, इसके बीच में क्या हम 2-3 बार खाना खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको जो खाना है एक ही बार में खाना होगा और खाने का स्टार्टिंग से टाइम काउंट होगा। मतलब ब्रेकफास्ट जब शुरू होता है, फर्स्ट बाइट जब लेते हैं, वहाँ पे आपको घड़ी देखना है और उस हिसाब से 2 घंटे आपको देखना है, नॉट फ्रॉम द एंड। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। यानी नाश्ता से लेकर खाने के बीच में फिर आपको कुछ खाना नहीं है? नो, नाश्ते से टिल यू ब्लड, देन नो फूड इन बिटवीन। दर्शकों, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पीपी और फास्टिंग को लेकर अक्सर हम लोग भ्रमित रहते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि अगर ब्लड देना है सुबह सुबह तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं और 1 कप जो है चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ खाना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप पीपी देने के बाद नाश्ता करते हैं तो नाश्ते से लेकर जो है आपके जो लंच का जो टाइम है उसके बीच में फिर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको मेंटेन करने का ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इंसुलिन को लेकर भी कुछ दर्शकों ने सवाल पूछने को कहा है कि कैसे इंसुलिन लिया जाता है? यस, सो इंसुलिन का रोल कब आता है? नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग शुरू में इंसुलिन यूजुअली नहीं देते। अगर कोई पेशेंट बहुत हाई शुगर लेके आते हैं तो अलग बात है, 500-600 शुगर में टैबलेट्स काम नहीं करते हैं, उस टाइम में 1-2 महीने का इंसुलिन ज़रूरत पड़ सकता है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट शुरू में टैबलेट में रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो ये टैबलेट कंटिन्यूसली हम लोग देते हैं। एक टैबलेट फेल होता है तो दूसरा खराब होता है तो तीसरा, पर एक टाइम आता है जब टैबलेट और बढ़ा के फ़ायदा नहीं होता है, तो उस टाइम में हम लोग इंसुलिन शुरू करते हैं। बिकॉज आप टैबलेट जितना हाई देंगे उतना टैबलेट का भी साइड इफेक्ट्स होता है। रदर इंसुलिन इज़ आवर बॉडीज़ ओन थिंग। तो जो नॉर्मल पेशेंट है, मरीज, उन लोगों का इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करता है, डायबिटिक पेशेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है या काम नहीं करता है, उसके लिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन अगर देने के लिए आपका डॉक्टर ने रिकमेंड करता है, दैट मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। तो इंसुलिन से बहुत लोग डरते हैं, बट मेरा जो सलाह है कि इंसुलिन से डरिए मत। डरना अगर है तो डायबिटीज़ से डरिए। इंसुलिन आपको हेल्प करेगा डायबिटीज़ से मुकाबला करने के लिए। तो इंसुलिन क्या करता है कि बॉडी का जो हाई ब्लड शुगर है उसको ग्रेजुअली नीचे कर देता है, नॉर्मल रेंज पे ला देता है, और उसके कारण आपका बॉडी ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है कि डायबिटीज़ से जो डैमेज मैंने अभी बोल रहा था, वो सब डैमेज काफ़ी कम हो जाता है।
ना इंसुलिन का भी बहुत तरीका होता है, कुछ लोग बेजल इंसुलिन देते हैं, कुछ लोग प्रीमिक्स्ड इंसुलिन देता है ना। सबका ही प्रो एंड कॉन्स है, बट ट्रेडिशनली व्हाट वी फॉलो कि जब शुरू होता है इंसुलिन, रात में एक बार करके इंसुलिन देके हम लोग शुरू करते हैं। इसको बेजल इंसुलिन कहा जाता है। इसका एडवांटेज यही है कि ये इंसुलिन से शुगर फॉल नहीं होता है, तो दैट्स वाई जब टैबलेट फेल होना शुरू करता है वी स्टार्ट वन इंसुलिन आफ्टर डिनर। यानी इंसुलिन के नाम से लोग जो घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर इंसुलिन आपके लिए कुछ करता है तो भलाई करता है। तो देयर इज ऑलवेज सम मिसकंसेप्शन कि इंसुलिन दे के किडनी खराब हो गया, किडनी खराब हो बट गया। द ट्रूथ इज किडनी खराब हुआ डायबिटीज से, नॉट फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन कभी किडनी खराब नहीं करता है। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसुलिन से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो डायबिटीज़ से डरिए, और इंसुलिन तो है हमारे लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है, और डायबिटीज़ के रोगियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, कुछ दर्शकों ने हमसे ये भी पूछने को कहा है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहता है और शुगर अगर कंट्रोल हो जाती है तो क्या दवा को हम बंद कर सकते हैं? यस, सो जो क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है वो डायबिटीज़ रिवर्सल की बात है। तो रिवर्सल और क्योर में डिफरेंस है। मैं पहले ये दोनों टर्म एक्सप्लेन कर दूँ। क्योर मतलब होता है कि डायबिटीज़ पूरा का पूरा चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। ये संभव है? ये पॉसिबल नहीं है। बट डायबिटीज़ रेमिशन का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए आपको डायबिटीज़ का कोई दवाई नहीं लगेगा, फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। बट वन डे विल कम अगेन, आपको डायबिटीज़ वापस आ जाएगा। तो ये डायबिटीज़ रेमिशन के लिए क्या करना पड़ता है? तो जो लोगों का डायबिटीज़ अभी अभी हुआ है, 1-2 साल के अंदर हुआ है, उम्र 30-40 के आसपास है और थोड़ा ओबीज है, मोटे हैं, तो ये लोग अच्छा कैंडिडेट होता है डायबिटीज़ रिवर्सल की। तो ऐसे मरीज जब हम लोग को मिलता है, हम लोग फर्स्ट ट्राई करते हैं कि 10 to 15% बॉडी वेट लॉस करना चाहिए। तो अगर आप 80 kg वेट लेके मेरे पास आए, आप अगर 70 kg में आ जाएंगे तो आपका डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है, जिनमें आपको डायबिटीज़ का कोई दवाई का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगेन आई एम सेइंग इट कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको अगले 5 साल 10 साल के लिए ये मेडिसिन ज़रूरत नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। बट एक दिन आएगा कि फिर से आपको डायबिटीज़ वापस आएगा। बट ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कोई मरीज अगर 60 साल उम्र में डायबिटीज़ लेके आता है तो हम लोगों को टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ डैमेज करने में 15 से 20 साल लेता है थोड़ा बहुत कंट्रोल के बाद। तो 60 साल उम्र में डायबिटीज़ हुआ, डैमेज शुरू होने होते 80 साल उम्र हो गया। बट वही पेशेंट को अगर 40 साल उम्र में डायबिटीज़ आ गया तो उनका डैमेज शुरू हो जाएगा 55-60 ईयर उम्र से, जो कि उसका सबसे रिलैक्स रिटायरमेंट का टाइम है, लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। तो तब डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं डायबिटीज़ अगर होगा ही तो वो लेट उम्र में हो। तो इसीलिए 30-40s में जो लोग आते हैं, फर्स्ट हमारा टारगेट रहता है डायबिटीज़ रेमिशन करने का। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट कि डायबिटीज़ का मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, शुगर कंट्रोल में आ गया, क्या दवाई बंद हो सकते हैं या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज नो, बिकॉज डायबिटीज़ को कंट्रोल हुआ बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन ओनली। उसीलिए डायबिटीज़ मेडिसिन छोड़ देंगे तो शुगर फिर से बढ़ जाएगा। बट देयर इज़ वन कैविएट, अगर शुगर बहुत कम हो गया, शुगर फॉल हो रहा है और जो HbA1c 3 मंथ का एवरेज शुगर है वो बिलो 6 चला गया, तो हम लोग डोज घटा सकते हैं। तो लेट से आपको 1000 पावर का मेडिसिन दिया गया था, अभी HbA1c 6 के नीचे आ गया, तो हम लोग उसको 500 कर सकते हैं। तो ऐसे करके दवा घट सकता है, और ये तभी होता है जब लोग वेट लॉस करते हैं या अच्छा डाइट एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, हम डॉक्टर सुबोधदेव प्रमाणिक से जो है डायबिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ ना हमें है ना आपको है, और डॉक्टर साहब ने जो जानकारियाँ दी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने आज हमें दिया है। और हम आपको फिर बता दें कि एक बार डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो डायबिटीज़ का छूटना मुश्किल है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा। इसीलिए जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो बिल्कुल दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर साहब जैसे आपके कहते हैं उसी हिसाब से आपको जो है दवाई लेनी है, बिल्कुल भी दवाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत छोटी उम्र में अब बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। क्यों? एक पेरेंट्स कैसे समझेगा कि उसका बच्चा डायबिटिक हो गया है? राइट, तो शुरू में हम लोग बोल रहे थे कि आज का जनरेशन बहुत सीडेंटरी हो रहा है, एंड ये उन लोगों का फॉल्ट नहीं है। अभी स्कूल में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कॉलेज का एंट्रेंस का कंपटीशन, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, आके ट्यूशन जाना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं रहता है। एंड उसके ऊपर जो गया कि ये स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड टीवी, तो एंड फास्ट फूड्स ऑब्वियसली। तो जल्दी बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजना है, तो पेरेंट्स भी फास्ट फूड बना रहे हैं घर पे, बाहर से खिला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है। तो
मैंने शुरू में ही बोला जितना बॉडी फैट उतना हाई चांस है शुगर डेवलप करने का, राइट। तो आपको कैसे समझना है कि बच्चे को डायबिटीज़ होने वाला है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल साइन है, सबको पता चलता है कि आप अगर देखिए बच्चे मोटे हो रहे हैं पहले से, और बच्चे का हार्ट के पास अगर कोई ब्लैक स्पॉट आ रहा है, जिनको हम लोग मेडिकली एकांथोसिस बोलते हैं, गले के साइड में ब्लैक टाइप का स्पॉट, एक वेलवेटी कलर का स्पॉट आ जाता है, तो वो अगर आना शुरू कर दिया तो मतलब होता है कि आपको बच्चे को डायबिटीज होने का चांसेस। ये कोई उम्र स्पेसिफिक कोई उम्र में? ये शुरू कभी भी हो सकता है, 8 साल उम्र में भी हो सकता है, 10 साल 15 साल उम्र में भी हो सकता है। Okay. तो आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, बच्चे अगर ओबीज है, आपको एकांथोसिस अर्थात जो ब्लैक स्पॉट मैंने बोला, तो सावधान होने का टाइम हो गया कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है ना। जब डायबिटीज़ शुरू होता है तब क्या होता है ना, बच्चा भूख ज़्यादा लगना शुरू करता है, बार बार टॉयलेट जाना शुरू करता है, समटाइम्स वेट लॉस करना शुरू करता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अच्छा खा रही है फिर भी वजन कम हो रहा है, पतले हो रहा है। तो ऐसा अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो आप इमीडिएटली आपका डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और ज़रूरत पड़ने से शुगर टेस्ट कराइए। बिल्कुल, जो भी अभिभावक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है कि जिन बच्चों का वज़न अचानक अगर बढ़ता है और गले के पास में कोई स्पॉट या कोई साइन नज़र आता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। हो सकता है कि आपका बच्चा डायबिटिक है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। डॉक्टर साहब, जीवन शैली लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन हो गया। आप हमें ये बताइए कि जो एक्सरसाइज है या वॉकिंग है, मॉर्निंग वॉक है, प्राणायाम है, ये कितने यूज़फुल हैं डायबिटीज़ रोगियों के लिए? यस, सो देखिए आज हम लोगों को ये जीवन शैली करना पड़ रहा है, पर हमारा जो एल्डर जनरेशन था उन लोगों का जीवन शैली हो जाता था। तो मेजर डिफरेंस दैट वी फाइंड कि पहले लोगों का हाथ में ज़्यादा टाइम था, फिर सुबह उठ के सब घर का काम करे, मॉर्निंग वॉक में जाए या सब मिलके बैठ के एक साथ काम करते थे। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जॉब का प्रेशर बढ़ रहा है तो टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए सबको मोटिवेट करके हम लोगों को डाइट एंड एक्सरसाइज कराना पड़ता है। तो जो फ्यू ट्रिप्स हम लोग लोगों को देते हैं डाइट में कि आप डाइट जो खाएंगे उसके टाइम कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम रखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है चावल, रोटी, मूढ़ी या कॉर्नफ्लेक्स, जो भी है मेन फूड हमारा जो होता है उसका अमाउंट को कम रखिए। अर्थात आप अगर एक प्लेट ले लिया खाने का तो उसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। राइस होगा सिर्फ एक पोर्शन में, राइट। एक पोर्शन में आएगा सब्जियां मतलब आलू छोड़ के कोई भी सब्जी, ये मिट्टी का नीचे हो या ऊपर हो, डजेंट मैटर, एनी वेजिटेबल इज सेफ इन डायबिटीज एक्सेप्ट आलू एंड सम फ्यू रेयर थिंग्स। सो मोस्टली वो सब्जी ज़्यादा होना चाहिए, पेट उससे ही भरना होगा। नेक्स्ट आना चाहिए एक प्रोटीन का पोर्शन, जिसमें फिश हो सकता है, जिसमें अंडा हो सकता है, जिसमें दाल हो सकता है, वेजिटेरियन के लिए पनीर हो सकता है, ये वाला चीज़ होना चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए डॉक्टर साहब? डेफिनेटली। एंड द फोर्थ कंपोनेंट शुड बी सम मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, दही हो सकता है, छेना हो सकता है, ऐसा कुछ। तो ये इट शुड बी मेजर मील ऑफ द डे। लंच में, डिनर में सेम, डिनर में रोटी इज़ मोर आइडियल एंड लंच पे राइस और रोटी अगर किसी को पसंद है ले सकते हैं। फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स जब जिन लोगों को डायबिटीज़ है या नहीं है, ऑलवेज दिन में एक फ्रूट तो लेना चाहिए एंड आइडियली इट शुड बी एन एप्पल। और सब आम का सीजन चल रहा है, आम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? राइट, सो आम इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। मैं अगर साइंटिफिकली बोलूँ, हाँ मैंगो कैन बी टेकन बट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, एक स्लाइस मैंगो, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेन प्रॉब्लम विथ मैंगो कि पीपल डोंट वांट टू स्टॉप। मैं अगर मैंगो लेने के लिए बोलूँ तो एक पूरा ले लेंगे, एक में भी स्टॉप नहीं करते, 2 ले लेते हैं। सो दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। मैंने एक तक खा सकते हैं? नहीं, एक स्लाइस मतलब एक मैंगो को जो 4 पोर्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं उनमें से एक ले सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट दिन में। तो दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल टेक। अदरवाइज अगर ज़्यादा मैंगो लेना शुरू करता है, टोटल कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और उससे शुगर बढ़ता है। हम लोग मैंगो के सीजन में ऑलवेज फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन है मैंगो को नहीं लेना सबसे बेहतर है, अगर लेना है तो एक स्लाइस से ज़्यादा नहीं कभी। तो दर्शकों, हर किसी को आम खाना पसंद होता है लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि खाइए, आम खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में आपको आम खाने की ज़रूरत है। मेरा लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जो दर्शकों ने आपसे पूछने को कहा है कि क्या चीनी के बदले गुड़ खा सकते हैं क्या? यस, सो गुड़ और शुगर फ्री, ये दोनों शुगर फ्री टैबलेट आते हैं। जी जी। तो देखिए जो चीनी बनता है वो बेसिकली तैयार होता है गुड़ से ही। गुड़ से। तो आप अगर बोलते हैं कि चीनी इज नॉट सेफ, देन हाउ कैन गुड़ बी सेफ? सो गुड़ से जो परिशुद्ध होके जो आता है उसको ही हम लोग चीनी बोल के बेचता है दुकान में। तो गुड़ का क्वांटिटी
थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो चीनी का ही समन हो जाएगा आपके लिए। अच्छा। तो गुड़ इज़ नॉट बेसिकली टोटली सेफ, बट अगेन गुड़ चीनी जो भी आप बोले ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, इन ए वेरी लिमिटेड क्वांटिटी आप ले सकते हैं, बट जो जगह चीनी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसको मत लीजिए। जैसे चाय, बिना शक्कर का चाय एक बार आप खाना शुरू करेंगे तो वो आपका हैबिट बन जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वहाँ पे गुड़ डालें, दैट इज़ अननेसेसरी, ठीक है। पर लेट से आपको घर में जो पौष मैन जो पाबन होता है ना, उसमें पीठा पुली तैयार होता है, उसमें गुड़ दिया गया, तो साल में एक बार या 2 बार ऐसा अगर कुछ हुआ, उसमें से आप 1 पीस या 2 पीस खा लिया गुड़ के साथ, दैट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट रेगुलर हैबिट गुड़ का होना नहीं। महीने में 1-2 बार लोग मिठाई खा सकते हैं, क्या रसगुल्ला खा सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि अगर रसगुल्ला खाना है तो आप कोशिश करें कि रसगुल्ला का जो रस पोर्शन है उसको मत लीजिए, बाकी जो छेना पोर्शन है उसको आप ले सकते हैं, और वो भी प्रेफरेबली इन ए फुल स्टमक, जैसे डिनर के बाद आप एक रसगुल्ला ले लिया, वो भी महीने में 2-3 बार ठीक ले है, सकते ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अच्छी खबर है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए डॉक्टर साहब ने परमिशन दे दिया है रसगुल्ला खाने के लिए, तो आप महीने में 2 से 3 बार जो है रसगुल्ला खा सकते हैं। तो आज हमने डायबिटीज़ को लेकर डॉक्टर शुभदीप प्रमाणिक से बहुत डिटेल्स में बातचीत किया, और हमें उम्मीद है कि आपको आपकी समस्याओं का जवाब आपको मिला होगा, और इसी तरह अगले हफ्ते फिर हम एक नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।